हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी की क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं, तो जिनने भी वो वीडियो ना देखे हो तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जिनने भी नहीं देखे हैं वो वहां पे जाके एक-एक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ठीक, तो आज हम लोग इसके मतलब समझेंगे, लिंग भेद संबंधी समस्याएं समझेंगे और देखेंगे कि जेंडर इक्वलिटी क्या होती है और किस प्रकार से समानता और असमानता का यहाँ पे पता चलता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। ठीक, जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। ठीक, जो अलग अलग जो समाज होते हैं, कई प्रकार के समाज जैसे देखने को मिलते हैं, समुदाय देखने को मिलते हैं, वो पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग रूप में एक महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। यानी कि जो जो स्त्रियां, जो लड़कियां, जो महिलाएं जो काम करती हैं उनके काम को पुरुषों से कम जो है मापा जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे 1920 के दशक में सामाओ द्वीप, ठीक, एक द्वीप है सामोआ, ठीक, सामोआ द्वीप है, वहाँ बच्चों का बड़ा होना। तो वहाँ के हम लोग सिचुएशन समझते हैं। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। ठीक, तो ये जो द्वीप का नाम है ये आपको ध्यान रखना, और कहाँ पे ये भी लोकेशन भी आपको याद रखनी है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछलियां पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह लड़के लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था। वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था, जो भी 9 वर्ष या उससे ज़्यादा हो जाता था, और बाहर ये काम सीखता था। यानी कि बहुत ही कम उम्र से जो है बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा या सिचुएशन में उसको रखा जाता था, या इस प्रकार का रवैया था, आदत थी उनकी कि उनको जो है घर का काम और जिम्मेदारियां संभालनी है, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलियां बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। यानी कि लड़के ही ज्यादातर काम करते थे रसोई का भी। यहाँ हम लोग देखें, यहाँ पे एक फोटो दी गई है बच्चे की। कक्षा 7 का एक सामोआ छात्र, यानी कि सामोआ द्वीप में रहने वाले छात्र, अपने विद्यालय की वर्दी में यानी विद्यालय की ड्रेस में। आपके बड़े होने के अनुभव सामोआ के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है? इन अनुभवों में वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहेंगे? ठीक, तो ये चीज एक जो आपस में तुलना करने की चीज है कि वहाँ पे और यहाँ के समाज में किस प्रकार से भिन्नता पाई जाती है। आगे देखें, 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। ठीक, अब यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उसको देखेंगे, वहाँ पे किस प्रकार से चीजें चलती हैं। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। यानी कक्षा 6 से लड़कों को अलग और लड़कियों को अलग स्कूल में भेज दिया जाता था। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। ठीक, यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ एक चित्र दिया गया है, लड़कियां स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती हैं। ठीक, तो ये आप समझ सकते हैं। आगे देखें, उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था।
बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के और सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। जो लड़के थे, हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों में जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के कर्तव्यों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। ठीक, तो ये जो है बहुत ही सामान्य सी सिचुएशन है अगर आज की भी स्थिति में हम लोग देखें तो। यहाँ देखें, अपने पड़ोस की किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए, उसमें छोटे लड़के व लड़कियों की जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दर्शाइए। यह कार्य आप अकेले समूह में भी कर सकते हैं, ये बच्चों के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो ये भी है और यहाँ पे भी कुछ दिया गया है। ठीक, तो ये सब एक प्रैक्टिकल के लिए, सीखने के लिए है। आगे हम लोग पढ़ें। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज्यादा परिचित होते हैं, यानी कि जैसा हम लोगों ने सीखा होता है, जैसा एक्सपीरियंस किया होता है, उसी प्रकार की चीजें हम लोग यहाँ पे करते हैं, वही चीजें हमारे दिमाग में होती है। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत ही भिन्न था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में जो स्पष्ट अंतर करता है, यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं, यानी अलग खिलौने, लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग खिलौने। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए, लड़कों को रौब से, ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। ठीक, यहाँ से हम लोगों ने कई सारी चीजें सीखी होंगी। और यहाँ पे दिया गया है, मेरी माँ काम नहीं करती। ठीक, तो यहाँ पे एक जो कहानी के रूप में बताया गया है कि किस प्रकार से लड़के और लड़कियों में अंतर या समानता पाई जाती है। तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती हैं क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है ना, तो ये तो बस घर के काम है। मतलब ये वो जो काम है वो कोई काम नहीं है, ये तो बस घर के काम है, जो घर में जो भी काम करती है। ओह, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती है। ठीक, और यहाँ पे देखें, श्री सिंह के घर पे, यहाँ पे हर सरल सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। मतलब एक महिला दूसरे महिला से कह रही है कि अगर ये लोग कोई काम नहीं समझते हैं घर के काम को, तो फिर तुम आराम करो और इनको करने दो। क्या बात है, ठीक, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। तो वाह, कितना मजा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। ठीक, तो ये बच्चे जो है यहाँ पे खुश हो रहे हैं। अब बात आती है अगली सुबह 7:30 बजे। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं? तो ये जो महिला है कहती, मैं क्या जानूं, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ, आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। तो ओहो, यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो बच्चों की जो बस है वो छूट जाती है। यहाँ पे जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन कर दे। ठीक, तो ये जो सिचुएशन है, किस प्रकार से अगर महिला काम नहीं करती तो क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ। ठीक, मतलब कि इनके जो फादर हैं, ये इनके अपने बच्चों को बिना लंच के इनको ले जा रहे हैं अपने साथ में। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए थे। तो बच्चे कह रहे हैं कि माँ ने पहले ही पैसे दे दिए हैं, मतलब माँ को पहले ही इन सब चीज़ की चिंता थी। अब उसके बाद शाम 6 बज गया। ठीक, यहाँ डोर बेल बजती है। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। तो मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। आगे बात कहानी बढ़ती है, तो पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत छोड़ा था वह वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा? हरमीत, कमबख्त, चाय की पत्तियां कहाँ रखी हुई? क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ और अभी तो मैं
उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी रात के खाने पर आने वाले हैं। ठीक, तो ये जो एक सिचुएशन है, अगर महिला घर में काम नहीं करती है तो कितना कठिन हो जाता है, जिसको कि कोई काम का दर्जा नहीं दिया जाता है पुरुषों के द्वारा। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखा। आगे हम लोग पढ़ें। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। और देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। घरेलू काम का मूल्य, अब हम लोग इसको समझते हैं। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि जो स्त्रियां जो घर में काम करते हैं, घरेलू काम करती हैं, वो कोई महत्वपूर्ण काम नहीं होता है, ऐसा जो है लोग सोचते हैं। यहाँ पे एक महिला का जैसे दिया गया है, मिलानी अपने बच्चे के साथ में। ठीक, आगे हम लोग पढ़ें। घर पर कार्य करने वालों का जीवन उपर्युक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मिलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया है। ठीक, तो ये जो मिलानी का जो चित्र देखा है, इन्हीं का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे बताया गया है। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था। दूसरी दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। नाश्ते में हमें एक प्याला चाय और दो रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी। ठीक, यहाँ पे अगर देखें तो क्या हरमीत और सोनाली का यह कहना सही था कि हरमीत की माँ काम नहीं करती? आप क्या सोचते हैं? अगर आपकी माँ माँ या वे लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामान्यतः पुरुष या लड़के घर का काम नहीं करते? आपके विचार में क्या उन्हें घर का काम करना चाहिए? ठीक, तो ये एक जो है एक सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, सामाजिक जो चीजें होती हैं, जो स्त्री और पुरुष को जो है भेदभाव के नजरिए से देखती हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और लड़कियां ही नहीं, लड़के भी काम कर सकते हैं घर का, वो करते भी हैं। आगे देखें। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? ठीक, तो ये जो मिलानी है वो उनकी बात बताई जा रही है। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने उठाने और सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक, यहाँ देखें। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है कि इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती थी। तो ये जो हकीकत है यहाँ पे बताई जा रही है कि जो स्त्रियां पूरे दिन भर काम करती हैं और पुरुष जो है थोड़े समय के लिए बाहर गए और उसके बाद आ गए, लेकिन जो स्त्रियां हैं उनका काम सुबह से लेकर रात तक चलता ही रहता है। यहाँ पे कुछ तालिका दी गई भारत की केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए
विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं, 1998 से 99 के समय के हैं ये। देखिए क्या आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में स्त्रियां प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे काम करती हैं, इस संबंध में स्त्रियों और पुरुषों में कितना फर्क दिखाई देता है। ठीक, तो यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं। हरियाणा और तमिलनाडु में स्त्रियों के वेतन सहित कार्य घंटे प्रति सप्ताह, ये स्त्री जो हरियाणा में है 23, तमिलनाडु में 19 है। स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे यानी कि जिसमें वेतन नहीं मिलता है, घरेलू काम जो है यहाँ पे हरियाणा में 30 घंटे है, तमिलनाडु में 35 घंटे। ठीक, तो इन दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो यहाँ पे कुल घंटे निकल आएंगे दोनों के। पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे यहाँ पे 38 दिया गया है। पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे केवल 2 घंटे ही दिया गया, जबकि स्त्रियों के यहाँ पे 30 घंटे, यहाँ पे तमिलनाडु में देखो तो 4 है, यहाँ पे 35 है, और यहाँ पुरुष के वेतन सहित कार्य के घंटे 40 है। ठीक, तो टोटल मिला के जो पुरुषों के जो घंटे हो रहे हैं और जो स्त्रियों के घंटे हो रहे हैं, ये स्त्रियों के ज्यादा हो रहे हैं। आगे हम लोग देखें महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। ये हम लोग सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी कि क्रेच की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है जो योजनाएं हैं सरकार द्वारा जो बनाई जाती हैं चलाई जाती हैं वहाँ पे यहाँ पे इसका जिक्र किया गया है। अगर हम लोग देखें SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो जो हमारा 5वां गोल है वो है जेंडर इक्वालिटी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, आप नोट करके भी लिख सकते हैं। ऐसे हर चैप्टर में हम लोग एक एक जो सतत विकास लक्ष्य है वो देखते जा रहे हैं। तो 5वां लक्ष्य है हमारा लैंगिक समानता। ठीक, तो ये आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश के एक गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों का यहाँ पे चित्र दिया गया है। इस प्रकार से आंगनवाड़ी होती है, आप देख सकते हैं। बहुत सी स्त्रियां जैसे कहानी में सोनाली की माँ और हरियाणा और तमिलनाडु की महिलाएं जिनका सर्वेक्षण किया गया घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती हैं। इसे प्राय महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग देखें आप क्या सोचते हैं, यह पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, यहाँ पे भी महिलाएं हैं, यहाँ पे मतलब हर काम में महिलाएं हैं। अगर देखें तो मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव, कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं यह भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। ठीक, तो ये एक जो है बहुत ही खूबसूरत सा चित्र यहाँ पे पेश किया गया है। यह पोस्टर बंगाल की महिलाओं के एक समूह ने बनाया है। क्या इसे आधार बनाकर आप कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो ये पोस्टर बनाया गया, ये पोस्टर बनाया गया बहुत ही अच्छा सा कि औरत है और औरत के देखिए इतने सारे हाथ हैं, काम कर रही है, हर तरह का काम कर रही है, वो बच्चों को भी संभालना है, मतलब पूरा हर चीज यहाँ पे देख रही है एक औरत। ठीक, तो यहाँ से हमारे अभ्यास प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो अभ्यास प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं, इसके आंसर राइटिंग करके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, यहाँ पे इनके आप लोग आंसर करके देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखें सभी समुदायों और समाजों में लड़कों लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। ठीक, तो आप अगर चाहें तो इस पे जो है एक ऐसे वगैरह आप इसमें मतलब 2 पेज 3 पेज का ऐसे आराम से इसमें लिख सकते हैं, लिख के देख सकते हैं। अगर आप PCS वगैरह स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे निबंध वगैरह पूछे लिए जाते हैं, तो वो सब आप लोग यहाँ से लिख के देख सकते हैं। वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं, कोई काम नहीं करती, महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल जाएगा अपने आंसर राइटिंग के लिए और ऐसे के लिए। ठीक, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसको आप लोग दोबारा से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, उसका मतलब समझते हैं। अस्मिता यानी कि पहचान, यह एक प्रकार से स्वयं के होने यानी खुद के होने यानी अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। एक व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती है। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह अस्मिता जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने अस्मिता समझ लिया। अब देखते हैं दोहरा बोझ का मतलब। शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है 2 गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती हैं। देखभाल
देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं, जैसे संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना आदि। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित है। तो देखें अवमूल्यित, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है, तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। उदाहरण के लिए देखें, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर, बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी ना कहे, तो ऐसे में पहला लड़का अवमूल्यित महसूस करता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इन शब्दों का मतलब समझ लिया और आप भी समझ जाओगे। तो यहाँ से हम लोगों का जो चैप्टर है, ये जो चौथा चैप्टर है, ये यहाँ पे खत्म होता है। अगला चैप्टर हम लोग 5वां करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।